मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सेल्फ़ लेवलिंग इपॉक्सी फ्लोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। अच्छा, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम ऑरेंज की बात करते हैं इस प्रेजेंटेशन में, सो वी आर एक्चुअली रिफ़रिंग टू ऑरेंज द फ्रूट, जिसे उर्दू में नारंगी, किन्नू या माल्टा भी कहा जाता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑरेंज इन दिस प्रेजेंटेशन, वी मीन ऑरेंज द फ्रूट। और हमें उस फल से ज़्यादा इस फल की जो स्किन है और इसकी स्किन का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है जब हम आगे अपने इपॉक्सी के टेक्सचर्स वगैरह की बात करेंगे तो उसमें हमारे काम आएगी। सो टू स्टार्ट ऑफ विद एक कुछ सेल्फ लेवलिंग फ्लोर्स के मुतल्लिक कुछ हम बेसिक फैक्ट्स बात करते हैं। तो जो हमारा सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी फ्लोर होता है ना, तो वो तो एक हमें बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ लेवल्ड शीशे की तरह फिनिश देता है। लेकिन जब हम इपॉक्सी रोलर से अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक ऑरेंज पील टेक्सचर देता है, जैसे हमने हमारी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था किन्नू, माल्टा, मौसम्बी। तो जो ऑरेंज पील का या जो ऑरेंज की जो स्किन होती है उसका जैसे टेक्सचर होता है, तो जब हम किसी भी सरफेस पे इपॉक्सी रोलर से करेंगे तो वो ऑरेंज पील टेक्सचर देगा, वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं देगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल जहन में रखनी है कि जब हम सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी करेंगे तो बिल्कुल वो शीशे की तरह फिनिश होगी, और जब हम रोलर अप्लाइड इपॉक्सी करेंगे तो उसमें हमें वो आएगा जिसे हम कहते हैं ऑरेंज पील टेक्सचर। अच्छा, जब हमारी इपॉक्सी फ्लोरिंग बिल्कुल शीशे की तरह फिनिश होगी, सो अगेन कंपेयर्ड टू द ऑरेंज पील टेक्सचर इट विल बी मच ईजियर टू क्लीन एंड ऑल्सो एस्थेटिकली प्लीजिंग। मतलब सफाई में भी आसान होगा। जो शीशे की तरह हमारा इपॉक्सी का जो सेल्फ लेवलिंग फ्लोर होता है वो देखने में भी अच्छा लगता है और उसकी जो सफाई है वो रिलेटिवली आसान होती है। और इपॉक्सी कराने का एक और मकसद भी ये होता है कि पूरे के पूरे फ्लोर में ये एक सीमलेस लुक देता है, जिसमें किसी किस्म का जॉइंट नहीं होता। तो किसी किस्म की भी जॉइंट से पाक या बग़ैर जॉइंट के अगर आपको एक बिल्कुल सीधा फ्लोर चाहिए तो वो सीमलेस लुक जो है वो आपको इपॉक्सी में मिल जाता है, जिसमें हम जो कि सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल्फ लेवलिंग होता क्या है और ये लगती कैसे है। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, बाय डेफिनेशन अगर सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी फ्लोर की बात हो रही है तो वन गो में एक सिंगल एप्लीकेशन में अगर 2000 माइक्रोन यानी 2 mm या उससे ऊपर का फ्लोर अगर डाला जा रहा है तो वो सेल्फ लेवल इपॉक्सी फ्लोर कहलाता है। अब इसके लिए थिकनेस मेंटेन करने के लिए जो है ना एक स्क्वीजी होती है या एक वाइपर टाइप का होता है, जहाँ पे जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं, इस स्क्वीजी में 2 mm के या जो भी हमारी थिकनेस होगी ना उसके यहाँ पे देखिए दांत बने हुए हैं। तो जब हम इपॉक्सी को फैलाते हैं और फिर उसके बाद जब इसको खींचा जाएगा तो ये दांतों के हिसाब से जितनी इपॉक्सी फर्श पे छोड़नी होगी वो रह जाएगी, बाकी ये सीधा सीधा इसको खींचते जाएंगे। फिर इपॉक्सी ये जो दांतों के दरमियान की जो खला है वो सेल्फ लेवल इपॉक्सी खुद ब खुद इसको कवर करता है, मतलब खुद ब खुद इसको सेल्फ लेवल करता है। तो अगेन इट विल बी यूज्ड स्प्रेड विद अ स्क्वीजी। अच्छा, इसके बाद जो हमने हर प्रेजेंटेशन में बात कही है कि एक स्पाइक रोलर का होना बहुत ज़रूरी है। स्पाइक रोलर 2 काम करेगा। सबसे पहले तो फर्श को मेरे लेवल में लेके आएगा, ठीक हो गया। हमने पिछली प्रेजेंटेशन में बात की थी कि कभी कभी जब हमारे पास वाइट कलर का इपॉक्सी फ्लोर होता है तो उसकी विस्कोसिटी नॉर्मल जो इपॉक्सी फ्लोर्स होती है उसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाइट पिगमेंट और इपॉक्सी को सफ़ेद करने के लिए कुछ पाउडर्स हम ऐसे देते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो जब हम स्पाइक रोलर चलाएंगे, सबसे पहले तो स्क्वीजी चलाई तो उससे फैलाव आ गया, स्पाइक रोलर चलाया तो भी उसकी फ्लोर मेरा इवन आउट हो जाएगा। और जो दूसरी बात जो हम हर प्रेजेंटेशन में अपनी बोलते हैं, इफ़ वी यूज़ अ प्रॉपर स्पाइक रोलर इट विल एलिमिनेट बबल्स एंड पिन होल्स। तो स्पाइक रोलर बारहा चलाना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में हमने एक और भी चीज़ देखी है कि लोग यहाँ पे जो कपड़े का एक मखसूस रोलर होता है, कुछ एप्लीकेटर्स ये काम करते हैं कि रोलर अप्लाइड कोटिंग में या कभी कभार ये क्या करते हैं कि 500-800 माइक्रोन की हल्की सी थिकनेस बिल्ड करने के बाद वो रोलर चला देते हैं और सोचते हैं कि यार इससे जो है ना वो शीशे वाला लुक आ जाएगा।
इफ़ दैट अपेयरेंस इज़ ओके दैट्स फाइन, लेकिन समटाइम्स इस अप्रोच में हमें प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी कलर की अनइवननेस होती है हमारे फर्श पे, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होती नहीं है तो लहरें सी आना शुरू होती है, और फिर कस्टमर का परसेप्शन ये होता है कि यार ये इपॉक्सी तो बिल्कुल शीशे जैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, ये तो वो लुक ही नहीं आया। तो भाई अगर आपको 2000 अगर आपको सेल्फ लेवल या इस तरह की कोई इपॉक्सी चाहिए तो आपको ज़्यादा थिकनेस पे जाना पड़ेगा ताकि आपके पास एक इवन और प्रॉपर लुक आ जाए। उसमें भी अगर खुदा ना ख्वास्ता कभी बबल या पिन होल के या छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर रोलर अप्लाइड या कोई कोट लगाया जाएगा तो उसमें भी हल्का फुल्का या ऑरेंज पील टेक्सचर आपको मिलेगा। अब एप्लीकेटर कोशिश ज़रूर कर सकता है कि उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सके, लेकिन 100% एलिमिनेट करना इन चीज़ों को जो है वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। तो अब सवाल ये कि भाई ये जो सेल्फ लेवलिंग फ्लोर है आपने 2000 माइक्रोन का मैं बता दिया, तो भाई ये नॉर्मल रोलर अप्लाइड कोट से जो है ना कभी कभी 8 से 10 गुना महंगा भी होता है। क्यों महंगा होगा? क्योंकि इसको लगाने के लिए जो है जो मटेरियल की कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, तो ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा थिकनेस पे लगेगा, तो ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट जो है हमारी ज़्यादा होगी। लेकिन इसका जो है इसका जो बेसिक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो जो फ्लोर है मेरा वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, और हायर थिकनेस ज़्यादा मोटा लगने की वजह से, क्योंकि इपॉक्सी की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें जितना मोटा मैं इसको इपॉक्सी को लगाऊंगा ना उतनी इसकी मैकेनिकल और केमिकल रेजिस्टेंस जो है कंपेयर टू अ रोलर अप्लाइड फ्लोर बढ़ती जाती है। और इसी तरीके से मोटी इपॉक्सी की लाइफ किसी भी पतली पपड़ी जैसी रोलर अप्लाइड बारीक इपॉक्सी के निस्बत जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स व्हेन यू पे मोर यू गेट मोर। तो ये हमारे पास जो है हायर थिकनेस इंश्योर करती है कि जो हमारा हायर थिकनेस का इपॉक्सी फ्लोर है उसकी मैकेनिकल और केमिकल रेजिस्टेंस किसी भी ग्रेड की कंपेयर टू नॉर्मल रोलर अप्लाइड इपॉक्सी फ्लोर जो है वो ज़्यादा होती है। सो नाउ लेट्स लुक एट द रेसिकेम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास जो सबसे पहली जो चीज़ आती है, हम कोई भी फ्लोर देखते हैं वो उसके क्रैक फिलर होते हैं। कोई भी फ्लोर आता है हमारे पास, हम उसकी ग्राइंडिंग वगैरह करने के बाद, उसको रफ़ करने के बाद, ये जो भी सरफेस प्रिपरेशन का हमारा प्रोसेस होता है, सबसे पहली जो हमें चीज़ देखनी चाहिए वो है इसकी क्रैक फिलिंग। अब हमारे पास 4 तरह के क्रैक फिलर आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जनरल पर्पस हमारा रेसी ईपीओ क्रैक फिल आता है। उसके बाद हमारे पास एक लो विस्कोसिटी क्रैक फिलर आता है, विच इज़ अगेन माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास कंक्रीट का मोटा स्लैब होता है वहाँ पे समटाइम्स हमारे पास आर पार स्लैब होता है। अच्छा, अगर स्लैब आर पार हो और हॉलो साउंड हो, इन केस ऑफ अ हॉलो साउंड द कंप्लीट पूरी वो कंक्रीट रिमूव होकर रिपेयर होती है। अगर मेरे पास क्रैक है लेकिन हॉलो साउंड नहीं है और मुझे पता है कि मेरा फ्लोर सॉलिड है, तो वहाँ पे फिर मैं लो विस्कोसिटी जो है इपॉक्सी क्रैक फिलर यूज़ करूँगा। कहीं कहीं पे हमारे पास मॉइस्चर बैरियर के तौर पे, क्योंकि समटाइम्स कुछ जगहों पर होता है हमारे पास वाटर टेबल हाई होता है, तो वहाँ पे फिर हम वाटर रेजिस्टेंट जो है हमारा इपॉक्सी क्रैक फिलर यूज़ करते हैं। और जो हमारा CR होता है दैट इज़ केमिकल रेजिस्टेंट एंड ऑल्सो वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट। तो ये CR वाला जो क्रैक फिलर है दैट इज़ वाटर रेजिस्टेंट एंड केमिकल रेजिस्टेंट। और कहीं कहीं पर हमें जहाँ पे केमिकल रेजिस्टेंट फ्लोरिंग सिस्टम अप्लाई करना होता है तो वहाँ पर फिर हम केमिकल रेजिस्टेंट हमारा इपॉक्सी क्रैक फिलर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइमर। तो प्राइमर्स की भी हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ जो है रेंज है, जिसमें सबसे पहले जो हमारा आता है, ऑल्दो ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है, लेकिन आई विल स्टार्ट विद रेसी ईपीओ प्राइमर विच इज़ आवर लो विस्कोसिटी जनरल पर्पस जो है सम वॉट मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्राइमर। क्योंकि हल्की फुल्की अगर लेट सपोज मेरे पास 5% या उससे नीचे का मॉइस्चर है तो ये ईपीओ प्राइमर जो है हमारा इसको जो है केटर कर लेता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर अगर हमारे पास जाएंगे तो फिर हम वाटर रेजिस्टेंट प्राइमर पे जाएंगे। जहाँ हमारे पास एक केमिकल रेजिस्टेंट सिस्टम हमें अप्लाई करना है, जहाँ पे पानी का भी मसला है, तो वहाँ पे वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट इपॉक्सी प्राइमर जाएगा। इसी तरीके से माय पर्सनल फेवरेट इज़ द लो विस्कोसिटी प्राइमर, क्योंकि कुछ फर्श हमारे ऐसे होते हैं, रफ़ होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्प्शन लेते हैं। वो वाला फ्लोर जो बहुत ज़्यादा पोरस हो और उसको मल्टीपल कोट्स की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे नॉर्मली लोग पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही हाई विस्कस प्राइमर लेके आते हैं, उसको लगा देते हैं, लेकिन वो फिर पूरे के पूरे फ्लोर में अंदर तक समटाइम्स पेनिट्रेट नहीं हो पाता। अब बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता ये है कि अब ये नीचे, चूँकि ज़ाहिर है मैंने इसको रफ़ किया हुआ है, कंक्रीट के अंदर भी अपनी एयर के पॉकेट्स होते हैं और नीचे से अगेन कंक्रीट
एटलीस्ट फॉर इपॉक्सी फ्लोरिंग हमें तसव्वुराती तौर पे समटाइम्स मैं इसको सोचता हूँ कि कंक्रीट इज समथिंग लाइक अ स्पंज। तो इसका मतलब है कि अगर स्पंज बहुत ज़्यादा अपने अंदर इसको हल्का सा पानी का कांटेक्ट दे दो और पानी ऊपर आता है तो कभी भी मेरा आसपास के एरिया में कभी वाटर टेबल बढ़ेगा या कुछ इस तरह से मामलात होंगे, और मैंने ऊपर की सतह पे प्राइमर लगाया, नीचे मेरे हल्के फुल्के एयर के पॉकेट्स रह जाते हैं, तो होगा क्या कि नीचे से मॉइस्चर आएगा और फिर वो इपॉक्सी के प्राइमर की पपड़ी के साथ साथ पूरी इपॉक्सी को भी पपड़ी बना के निकाल लेगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा पोरस कंक्रीट होती है, वहाँ पे पर्सनली मैं लो विस्कोसिटी प्राइमर को पहले जितना पॉसिबल हो सकता है अंदर पेनिट्रेट करके मल्टीपल कोट्स लगा के मैं अपनी फ्लोर को सील कर लूँ और उसके बाद फिर मैं इपॉक्सी अपनी फ्लोरिंग या कोटिंग की तरफ जाऊँ। इसी वजह से कभी कभार जब हम कोटेशंस भी देते हैं और काम करते हैं तो हमें जो प्राइमर की कॉस्ट है उसका एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमारा पीछे से कंक्रीट ही सॉलिड नहीं है तो उसका मतलब है कि फिर सब्सिक्वेंट जो हमारी लेयर्स होंगी उस पर फिर हमारी कॉस्ट बढ़ती है। So the next kind of primer is again a chemical resistant epoxy primer. अगेन कोई केमिकल रेजिस्टेंट सिस्टम में लगा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे विस्कोसिटी के इश्यूज है, देन आई विल यूज़ अ लो विस्कोसिटी। एंड अगेन अगर मैं कोई मेटल की सरफेस पे काम कर रहा हूँ तो मेटालिक इपॉक्सी आयरन प्राइमर्स जो है वो हमारे जिंक बेस्ड इपॉक्सी प्राइमर होता है, जिंक रिच प्राइमर होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है ये ईपो आयरन प्राइमर लगाते हैं। कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे JTK और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे पुरानी कोटिंग्स हुई होती है, तो वहाँ पे समटाइम्स हमें सैंड ब्लास्ट करके सारी पूरी की पूरी लोहे की सरफेसेस को पूरा साफ़ करके जब दोबारा प्राइमर करना पड़ता है तो वहाँ पे फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है जिंक रिच प्राइमर की, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्ट्स एज अ वेरी गुड मॉइस्चर बैरियर फॉर द मेटालिक सरफेस एज वेल, कि जहाँ पे बैराज हो गए या डैम या ऐसी कोई सरफेस होगी जहाँ पे बार बार पानी का जो है वो कांटेक्ट आ रहा है, और ऑफ कोर्स आयरन प्राइमर के ऊपर फिर मेटालिक टॉप कोट्स और सब्सिक्वेंट कोटिंग्स भी होती हैं, तो हम फिर उसके ऊपर बाद में आगे जाके हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगेन एज आई सेड लो विस्कोसिटी ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। तो अब हम आते हैं इपॉक्सी मिड कोट्स के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमें कभी कभी हाई बिल्ड या ज़्यादा थिकनेस के जो है वो इपॉक्सी सिस्टम्स क्लाइंट को देने होते हैं, क्योंकि क्लाइंट कहता है कि यार अच्छा इपॉक्सी की इसलिए जाती है कि नीचे जो मेनली कंक्रीट की बात करूँगा तो नीचे कंक्रीट की एस्थेटिक्स और सारी चीज़ें बाद में, लेकिन हमारे लिए सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इपॉक्सी का वो होता है कि जो कंक्रीट की नीचे की सरफेस है उसकी प्रोटेक्शन हो जाए। क्योंकि कंक्रीट अगर डैमेज होती है ना तो वो फिर स्ट्रक्चरल डैमेजेस और बहुत सारे मसले मसाइल उसमें और आते हैं। तो बेहतर ये कि इसके ऊपर एक टफ कोट लग जाए इपॉक्सी का, जिससे जो कंक्रीट की वेयर एंड टेयर है हम उससे कंक्रीट को बचा सकें। फिर सेकेंडली हमारे पास जो है ईजी टू क्लीन प्रॉपर्टीज़, एस्थेटिक्स और मुख्तलिफ और जो इपॉक्सी के एडवांटेजेस है, ये हम हमारी पिछली एक वीडियो में जहाँ पे हमने इपॉक्सी के एडवांटेजेस डिस्कस किए थे हम ये बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अब यहाँ पे मिड कोट की। मैं इसलिए ये सारी तमीज़ बांधने का मकसद ये था कि जब हम मिड कोट की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग थिकनेस के मिड कोट्स जो है हमारे पास होने चाहिए, जहाँ पे हमारी रेंज है रेसी EPO मिड कोट। नाउ S इज़ फॉर स्टैंडर्ड एग्रीगेट साइज एंड F इज़ फॉर फाइन एग्रीगेट साइज, GP is for general purpose and CR is for chemical resistant. When we talk about chemical resistant, हमारा मतलब होता है chemical resistant और water resistant। अब जब हम कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर को एक हाई बिल्ड थिकनेस भी चाहिए होती है, कस्टमर को कंक्रीट की प्रोटेक्शन भी चाहिए, लेकिन कस्टमर कहता है कि भाई हमारे पास कोई इतना, क्योंकि हम को चाहें तो हमारे जो 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट टॉप कोट्स हैं उनको 1 गो में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ पिगमेंटेड इपॉक्सी सिस्टम, उसके अंदर क्लियर हार्डनर्स और दूसरे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जाते हैं। और होता क्या है कि टॉप कोट के दरमियान का कोट है उसने वैसे ही टॉप कोट के दरमियान छुप जाना है, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना क्लियर हार्डनर या इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती। तो हम 3 कंपोनेंट मिड कोट्स पे चले जाते हैं, जो कि हम एट एनी थिकनेस प्योर इपॉक्सी बेस्ड मिड कोट्स, जिसमें एग्रीगेट ऑफ कोर्स शामिल होता है, तो हम उस मिड कोट के ऊपर जाते हैं। अब मिड कोट से क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टैंडर्ड साइज जनरल पर्पज़ मिड कोट है और फाइन एग्रीगेट जनरल पर्पज़ मिड कोट है, ठीक हो गया। अब जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो हमारा 2 mm या उससे ऊपर जाएगा, लेकिन फाइन मिड कोट हम 1 mm 1.5 mm पे भी थिकनेस बिल्ड करने के लिए मिड कोट हम ले सकते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस ऑफ कोर्स फॉर जनरल, जहाँ पे हमारी वेयर एंड टेयर से हमें बचना, और केमिकल रेजिस्टेंट मिड कोट उस सूरत में हम देंगे जहाँ पे वाटर एंड, दिस इज बेसिकली अ वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट मिड कोट, लेकिन ये हम उस सूरत में देंगे जहाँ पे हमारी साइट पे बहुत अच्छी केमिकल रेजिस्टेंस हमें चाहिए।
इस पूरे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, जहाँ पे हम ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो है, जहाँ पे बिलखुसूस हमने केमिकल रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स की बात की, उनके केमिकल रेजिस्टिविटी के चार्ट भी हैं, और हमें ये भी पता चल जाएगा कितना कितना कौन कौन सा मिड कोट और कौन कौन सा टॉप कोट हमारा केमिकल रेजिस्टिविटी किस किस मटीरियल्स पे देता है। जब हम केमिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसको हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर तरह का केमिकल किसी भी तरह के पीएच पे लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म फर्श बन जाएगा। इस प्रोडक्ट की भी अपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट जहाँ पे हम टेक्सटाइल की टैनरीज की बात करते हैं, या हम कोई डेयरी की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मेनली हमारे इंजन ऑयल और इस तरह के जो रेगुलर काम होते हैं, फॉर दीज पर्टिकुलर एप्लीकेशंस द इपॉक्सी फ्लोर इज़ कम्प्लीटली फाइन। हाँ, कहीं पे कोई एक्सेप्शनल केस है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास कोई टैंक है जहाँ पे बैटरी के एसिड का पानी या इस तरह से कोई चीज़ होती है, तो अगेन दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, तो हमारे पास ये मिड कोट की रेंज आ गई, और मिड कोट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये हमने जो है यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे हमें ऑफकोर्स कंक्रीट को प्रोटेक्ट तो करना होता है, लेकिन हमें दरमियानी जो है थिकनेस भी बिल्ड करनी होती है, लेकिन हमारे फर्श पे इतना लोड नहीं आना होता, और हमें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई वाटर या केमिकल रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। और कभी कभी हमारे पास कुछ कंक्रीट की सर्फेसेज आती हैं जहाँ पे कुछ रिपेयरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी रिपेयरिंग रेंज में और सेल्फ लेवलिंग सीमेंटिशियस मटेरियल्स में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा मटेरियल है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, दैट वुड बी NSG 720। दिस इज़ ए जनरल पर्पस नॉन श्रिंक सीमेंटिशियस ग्राउट, जहाँ पे हमारा 4000-5000 PSI तक का जो फ्लोर होता है, वहाँ पे हमें सीमेंटिशियस रिपेयर करनी होती है, तो वहाँ पे हम NSG 720 यूज़ करेंगे। अगेन, जब मैं बात करता हूँ PSI की, तो ये PSI जो है कंक्रीट के फर्श की स्ट्रेंथ की बात होती है, तो आपका जो साइट इंजीनियर है वो आपके कंक्रीट के यूज़ के हिसाब से उसका मिक्स डिज़ाइन करके अपने फर्श की स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमिन करते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास ऐसा फर्श है विच इज़ अबव 4000-5000 PSI पर से, एंड वी कैन गो अप टू 10,000 इवन 12,000 इन सम केसेस, बट पर्सनली इन माय ओपिनियन 10,000 इज़ अ सेफ रेंज, ऑल्दो द डाटा शीट समटाइम्स क्लेम्स टू गो ओवर 10,000, बट हमारे यहाँ लेबर के थोड़े मसले मसाइल होते हैं, कभी पानी कम ज़्यादा हो जाता है, तो पर्सनली आई लाइक टू कीप इट इन दैट 10,000 PSI रेंज। सो फॉर दैट हाई स्ट्रेंथ नॉन श्रिंक सीमेंटिशियस ग्राउट यू कैन गो अप टू 710। Now anything over 10,000 or even 12,000 in some cases, I would personally go towards epoxy. अब मुझे 12,000 से 20,000 25,000 PSI बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ रिपेयरिंग करनी है, तो वहाँ पे फिर मैं जो मेरे कुछ मिड कोट्स हैं और कुछ क्रैक फिलर्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके भी जो है मैं जो हूँ ये फ्लोर को रिपेयर कर सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास आती है कुछ अच्छा, इसके अलावा लेट सपोज अब मेरा फ्लोर ओके है, समटाइम्स मुझे कंक्रीट के फ्लोर्स मिलते हैं विच आर अनइवन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अनइवन फ्लोर्स, अगर बहुत ज़्यादा इवननेस में फ़र्क है, जहाँ पे आधे पौने इंच का फ़र्क आ रहा है, वहाँ पे हम जनरल पर्पस सीमेंटिशियस फ्लोर स्क्रीड हमारी यूज़ करेंगे विच इज़ रेसी PFS 620। 50 किलो का बैग है, आपने बैग खोला, आपने पानी मिलाया, और ऑफकोर्स पहले ठिया विया लगा के चाहें तो प्राइमर यूज़ करें कुछ सिचुएशंस में अगर ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। फ्लोर बहुत अच्छी थोड़ी बेहतर कंडीशन में है जहाँ पे हमारा प्राइमर के बगैर भी फ्लोर के अंदर एब्जॉर्प्शन है और वो सब्सिक्वेंट सीमेंटिशियस लेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पे हम बगैर प्राइमर के भी, और अगर हमें लग रहा है कि हमें प्राइमर की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम हमारा SLS प्राइमर लगा के भी जनरल पर्पस फ्लोर स्क्रीड हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कहीं पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, ऑल्दो फर्श बहुत अच्छा होता है लेकिन बिल्कुल 180 डिग्री फ्लैट स्मूथ नहीं होता, समटाइम्स विनाइल लगाने से पहले भी सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, इपॉक्सी से पहले भी सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड्स जो है सीमेंटिशियस की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम नहीं है, लेकिन हमें ऑफ कोर्स सिस्टम की जो है वो थिकनेस बिल्ड करनी है, तो वहाँ पे हम सीमेंटिशियस सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड लेते हैं विच कैन गो अप टू अ थिकनेस ऑफ 2 mm to 4 mm। ठीक है, तो 4 mm की थिकनेस तक हम पूरा सेल्फ लेवलिंग सीमेंटिशियस कंपाउंड ले ले। अच्छा, इसको लगाने का भी तरीक़ेकार वही है कि पहले प्राइमर लगेगा SLS ओवर द कंक्रीट सरफेस, और उसके बाद ये पूरा पोर होगा। इसको भी वैसे ही स्पाइक रोलर से फिनिश करना है जैसे हम किसी सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी फ्लोर को फिनिश करते हैं, ताकि ये जो फैलेगा सारी चीज़ें होंगी तो ये वाला मटीरियल भी जो है ना हमारा बिल्कुल सीधा आए। फिर इसके ऊपर चाहें तो हम रोलर अप्लाइड इपॉक्सी भी लगा सकते हैं, और हम चाहें तो इसके ऊपर जो है हम हाई बिल्ड थिकनेस विच इज़ मोर देन 2000 माइक्रॉन्स का जो हमारा थिकनेस का सिस्टम है वो भी लगा सकते हैं।
अच्छा, फर्दर अब हमारे पास आती है 2 कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्री टॉप कोट्स। एक चीज़ हमने हमारी प्रेजेंटेशंस में बार बार समझाई है कि एट रेसिकेम वी प्राइड आवर सेल्फ इन मेकिंग सॉल्वेंट फ्री इपॉक्सी टॉप कोट्स, और वो मैं पर्सनली भी प्रमोट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड ऑल्सो एट अ कंपनी प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब हम इपॉक्सी के टॉप कोट में बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट वगैरह डालते हैं, ऑल्दो कॉस्ट तो बहुत कम हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद एक तो बबल्स, पिन होल्स, और फिर फ्लोर में जो है ना, जब ये सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है तो लहरें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। तो अगर कस्टमर ऐसा है जिसको थोड़ी सी फ्लोर के लेवल में लहरें अगर महसूस हो रही हैं और वो इफ़ दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर देम, गुड इनफ। अच्छा, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डालने से इपॉक्सी की जो स्ट्रेंथ है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट विच आई पर्सनली लाइक फॉर एनी प्रोजेक्ट जहाँ पे केमिकल और पानी का मसला नहीं, जनरल पर्पस हैवी ड्यूटी वुड बी अ टफ माइट। लेकिन अक्सर बड़े प्रोजेक्ट में, ख़ास तौर पे हमारी मार्केट में जहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी बहुत है, लोग कहते हैं कि यार मुझे यही टफ माइट की परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकल प्राइस में। तो इकोनॉमिकल प्राइस पे हम लोग जो है रेसी ईपीओ टफ माइट इकोनो जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेकमेंड कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड हैवी ड्यूटी जो है जनरल पर्पस इपॉक्सी फ्लोरिंग, हैवी ड्यूटी लोड वोड सब बर्दाश्त करें। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन आती है हमारे पास, वो कलर्स की लिमिटेशन आती है। इसमें जो टफ माइट है उसमें हम एक मुख्तलिफ तरह का जो है वो हार्डनर इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा टफ माइट इकोनो है उसमें थोड़ा सा हार्डनर मुख्तलिफ है जो कि थोड़ा डार्कर टोन में आता है, जिसकी वजह से लाइट और खिले खिले कलर जो है इस मटीरियल में नहीं बन पाते। अगेन इफ़ यू लाइक अ वेरी गुड ग्लॉसी फ्लोर जहाँ पे आपने बहुत अच्छे कलर्स बनाने हैं, बहुत हैवी रिफ्लेक्टिव कलर्स बनाने हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है वो ग्लॉसमाइट इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास जो है एक कैम माइट आता है विच इज़ अगेन अ वेरी हाई केमिकल रेजिस्टेंट इपॉक्सी फ्लोरिंग। उसके बाद हम जो है हमारे पास एक एंटी स्टैटिक फ्लोर आता है जहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, कोई हॉस्पिटल का ऑपरेटिंग रूम हो, कोई आईटी रूम हो जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है अर्थ के ज़रिए जाता है, तो वहाँ पे कॉपर की सेंटर टू सेंटर ग्रिड करके एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग की जाती है, उसका प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। समटाइम्स पीपल जस्ट वांट अ रोलर अप्लाइड और सेल्फ लेवलिंग क्लियर कोट, जहाँ पे एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा कंक्रीट के ऊपर जो है हमें कोट चाहिए, वो हो जाएगा। देन अगेन दिस क्लियर कोट इज सेल्फ लेवलिंग, सो दैट वुड बी मोर सूटेबल फॉर फ्लोर्स। और जो हमारा दीवार का जो वो थोड़ा सा हाई विस्कोसिटी होगा ताकि ये रोलर अप्लाइड जो है हम क्लियर कोट कर सकें। अगेन जब हम रोलर अप्लाइड क्लियर कोट वॉल्स की बात करेंगे तो जैसे फ्लोर पे हमारा एक शीशे जैसा सेल्फ लेवलिंग का लुक आता है, दीवार पे हमें हमेशा रोलर के कुछ ना कुछ जो है वो टेक्सचर्स जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 3 कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्री थिक अप्लाइड टॉप कोट्स की। ये 3 कंपोनेंट कोट्स हम उस सूरत में बात करते हैं जहाँ पे हमें 2000 माइक्रोन या उससे ज़्यादा का एक सेल्फ लेवलिंग फ्लोर तो चाहिए, लेकिन हमें उसमें थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिविटी होती है क्लाइंट को, और क्लाइंट कहता है कि यार मुझे थिकनेस भी चाहिए, टफनेस भी चाहिए, लेकिन मुझे प्राइस में थोड़ा सा जो है वो आप हमें क्या कहते हैं थोड़ी सी कमी पेशी करके दें। तो ऐसे में 2000 या 2500 माइक्रोन पे जहाँ पे फुल बॉडी प्योर इपॉक्सी हमें फ्लोर का सिस्टम देना होता है, तो वहाँ पे हमने एक प्लस की रेंज बनाई है। तो जैसे हमारे पास हमारा टफ माइट था तो उसका 3 कंपोनेंट वर्जन वुड बी रेसी ईपीओ फ्लोर प्लस, सेम परफॉर्मेंस एवरीथिंग बट इन 3 कंपोनेंट एट हायर थिकनेस। अब ये प्लस वाले प्रोडक्ट को आप रोलर अप्लाइड या इसको जो है वो 2000 या 2500 माइक्रोन से नीचे नहीं कर सकते। इन सब प्रोडक्ट्स की जो थिकनेसेस, जो रिकमेंडेड थिकनेसेस है वो इनकी टेक्निकल डाटा शीट में मेंशन्ड है। इसी तरीके से फ्लोर प्लस इकोनो, जैसे हमारा टफ माइट इकोनो था, तो इसी तरीके से फ्लोर प्लस इकोनो बट इन 3 कंपोनेंट, बहुत ज़्यादा हाई ग्लॉस, हाई बिल्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी थिकनेस पे आपको 3 कंपोनेंट, लेकिन स्लाइटली इकोनॉमिकल रेंज पे चाहिए तो आप ग्लॉस प्लस पे भी जा सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे हमारा कैम माइट है तो ये हमारा कैम प्लस करके जो है 3 कंपोनेंट में हमारा फ्लोरिंग सिस्टम बन गया। अब हम आते हैं और हमारे जो टॉप कोट्स हैं उसके ऊपर। तो हम जैसे हमारे पास एक रेसी ईपीओ कैम प्राइम था, केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर, तो उसके ऊपर अगर लो विस्कोसिटी हमारे पास केमिकल रेजिस्टेंट टॉप कोट चाहिए जो कि हम रोलर अप्लाइड लगाएं फ्लोर पे और दीवारों पे, तो दैट वुड बी आर कैम कोट। इफ़ यू वांट एन मेटल के ऊपर अगर हमें जनरल पर्पस जो है वो कोटिंग करनी है दैट विल बी आयरन कोट, लेकिन केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग वुड बी कॉल्ड आयरन कोट सीआर जो कि मेटल के ऊपर होगी। अगर हमें सॉल्वेंट फ्री रोलर अप्लाइड कोटिंग करनी है तो दैट वुड बी रेसी ईपीओ रोल कोट। और अगर हमें थोड़ी सी सॉल्वेंटेड कोटिंग भी चलेगी जहाँ पे
हल्की सी फिल्म में फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ी सी कॉस्ट हमें कटिंग करनी है, क्योंकि देखिए इपॉक्सी में सॉल्वेंट हम उसी वक्त ज़्यादातर डालते हैं जब हमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग का मसला होता है, इपॉक्सी महंगी है वगैरह। तो इन दैट केस अगर आपको एक इकोनॉमिकल रोलर अप्लाइड हाई बिल्ड जिसके अंदर थोड़ी सी बॉडी हो और कलर्ड कोटिंग चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका वेयर एंड टेयर नहीं है लेकिन आपका कॉस्ट कॉन्शियसनेस भी है, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द रोल कोट प्लस। अच्छा, बिफोर आई साइन ऑफ, मैं आपको हमारी जो वेबसाइट है मैं उसकी तरफ जो है आपको रुजू करूँगा। सो ऑन आवर वेबसाइट यू कैन सी कि हमारी इपॉक्सी फ्लोरिंग और कोटिंग की जितनी भी मैंने आपको कैटेगरीज डिफ़ाइन की है, उन सब प्रोडक्ट्स की जो है यहाँ पे सब कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मिड कोट्स की बात की, हमारे पास 4 तरह के मिड कोट्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। अगर अब आप इनकी टेक्निकल डाटा शीट पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की टेक्निकल डाटा शीट मिल जाएगी, जहाँ पे इसके सारे एडवांटेजेस, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मिक्सिंग एप्लीकेशन और इसकी जो क्या कहते हैं रेकमेंडेड थिकनेस है वो भी मिल जाएगी। जैसे इन दिस केस मिड कोट फाइन एग्रीगेट वाला जो मिड कोट था वो 500 माइक्रोन से 2 mm है, लेकिन जो मेरा जनरल पर्पस एग्रीगेट होगा, जो मेरे यहाँ पे FGP है, तो मेरे पास SGP जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट साइज़ है उसका जो होगा, उसकी जब हम थिकनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि 2 mm से 5 mm के दरमियान होगी। तो वो एग्रीगेट के साइज़ से भी हमारी थिकनेस का तयन होता है। अगर आप फाइन एग्रीगेट को बहुत ज़्यादा लेट सपोज ज़्यादा बड़ी थिकनेस पे करोगे तो अगेन प्रोडक्ट के फेलियर्स, क्रैक्स और अनइवननेस के जो है वो आपको प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। सो ये जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको इपॉक्सी की हर चीज़, और इवन इनफैक्ट अगर आप हमारे यहाँ पे अंडर ब्रोशर्स जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है इपॉक्सी फ्लोरिंग एंड कोटिंग का ब्रोशर मिल जाएगा। ब्रोशर के अंदर भी आपको सारे प्रोडक्ट्स की जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, पैकेजिंग और तमाम तर चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। सो दैट वाज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो है हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जितनी भी प्रेजेंटेशंस मैंने आपको दी हुई हैं इन सब की PDFs आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी। ये सारे के सारे वीडियो फॉर्मेट्स आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे शायद हम लंबी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि यूट्यूब की तरफ आपको लेके जाएगा। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिलखुसूस बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।